उस गंग नहर का नज़ारा बहुत डरावना था। नहर में पानी नहीं बल्कि खून बह रहा था। पर नहर की सतह पर लगभग 50 लाशें तैर रही थीं। उन लाशों में से किसी का सर फटा हुआ था, तो किसी के पेट से आंखें बाहर लटक रही थीं, किसी के माथे पर गोली लगी थी, तो किसी की गर्दन लटकी हुई थी। लेकिन किसकी थी ये लाशें, ये जानने के लिए बने रहिए आगे वीडियो में। वैसे देखा जाए तो इस सब की शुरुआत फरवरी 1986 में हो गई थी। राजीव गांधी की केंद्र सरकार ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने का आदेश दिया था। उस आदेश के बाद पूरे वेस्ट यूपी में माहौल बहुत गर्मा गया था। और फिर इसके बाद मेरठ में धार्मिक दंगे भड़क गए थे। कुछ दिन बाद दंगे तो शांत हो गए थे, लेकिन फिर एक और खबर आती है कि विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने राहुल गांधी सरकार से बात कर ली कि बाबरी मस्जिद को राम जन्म स्थान से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए कुछ विदेशी तकनीक विशेषज्ञों की मदद भी ली जाएगी। वैसे अशोक सिंघल की खबर पुख्ता तो नहीं थी, लेकिन हिंदूवादी गुटों में इसे लेकर बहुत उत्साह बढ़ गया था और खुश होकर सभी जुलूस निकाल रहे थे। उस जुलूस का नेतृत्व एक युवा हिंदू नेता प्रमोद कर रहा था। जुलूस पूरे क्षेत्र में घूमने के बाद जब एक मस्जिद के पास से गुजरा, तो दोनों समुदायों के बीच माहौल गर्मा गया। थोड़ी बहस हुई और फिर जुलूस पर अचानक पत्थर फेंकने से जुलूस में शामिल युवा पहले घबराए और इधर-उधर भागने लगे। लेकिन प्रमोद ने उन्हें रोका और फिर दोनों समुदायों की तरफ से एक दूसरे पर पत्थर फेंकने की होड़ लग गई। थोड़ी देर में ये खबर पूरे मेरठ में फैल गई कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच दंगा हो गया और हिंदुओं के एक जुलूस ने मंदिर मस्जिद पर हमला कर दिया। बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुल जाने के कारण पहले से दोनों समुदायों के बीच तनाव था और इस खबर ने आग में घी डालने का काम किया। और फिर अचानक से पूरे शहर का माहौल बदल गया। अब दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। जगह जगह पर लाठी और हथियारों के साथ लोग दंगे की तैयारी कर रहे थे। बाजार में दुकानें बंद होने लगी, लेकिन घर की तरफ भागने लगे। स्कूल और कॉलेज में छुट्टियां कर दी गईं और देखते ही देखते पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। फिर उसके बाद हिंदू और मुस्लिमों के बीच अलग गुट शहर में निकल आए और एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। अब दबंगाई दबंग कर रहे थे और गरीब मरे गरीब रहे थे। घर और दुकान उसकी जल रही थी। बेचारे मासूम गरीब और कमजोर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। फिर इसके बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाया और पूरे मेरठ में कर्फ्यू लगवा दिया गया। कर्फ्यू लगने के कुछ समय बाद दंगा लगभग शांत हो गया था, लेकिन एक ग्रुप में बैठे अभी भी कुछ लोग बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। वो किसी को गोली मारने की बात कर रहे थे। वैसे फरवरी से अप्रैल आ गया था, लेकिन जिनकी दुकान और मकान जले थे, वो अभी भी सरकार से मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे थे, जिससे वो अपनी दुकान और को बेपर करवा के फिर अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और अपनी रोजी रोटी कमा सकें। उस दिन प्रमोद भी अपनी छत पर पढ़ाई कर रहा था। तभी उसकी माँ ने आवाज़ दी, प्रमोद, तेरे भैया का फोन आया है। वैसे प्रमोद का बड़ा भाई सेना में मेजर था और दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा प्यार था। प्रमोद फोन अटेंड करने के लिए तेजी से नीचे की तरफ भागता है। प्रमोद जैसे ही सीढ़ी पर पैर रखता है, तभी उसके एक गोली आगे लगती है और उसके गले को चीरते हुए निकल जाती है। प्रमोद एक कटे हुए पेड़ की तरह धड़ाम से गिरता है और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए फर्श पर पहुंच जाता है। आवाज़ सुन के माँ दौड़ के आती है और प्रमोद के शरीर से बहता हुआ खून देख उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो बाहर जाके पड़ोसियों को आवाज़ लगाती है, अरे कोई तो आओ, देखो मेरे प्रमोद को क्या हो गया, जल्दी आओ बचाओ उसे। और चीख चीख कर रोने लगती है। तभी माँ की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़ते हैं और प्रमोद को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल के बाहर भीड़ लग गई थी और सभी अस्पताल के अंदर आने वाली खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सभी डॉक्टर आके बुरी खबर सुनाता है और प्रमोद को नहीं बचा सके हम। उसके गले में गोली लगने से उसकी मौत हो गई।
ये खबर सुनकर सब लोग के अंदर दुख से गुस्सा भी फैल जाता है। इधर उधर जब सोना ने प्रमोद के भाई की खबर का पता चला तो वह गुस्से से पागल हो जाता है और कसम खाता है कि जिसने मेरे भाई को मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, एक दिन उसे चुन चुन कर मारूंगा।